इतने बड़े फिल्म स्टार को घर पे कैद करके रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन बिना किसी डर के ये दोनों इतने बड़े कांड को अंजाम दे चुके हैं। तो क्या ये हमारा सुपरस्टार कभी अपने घर वापस पहुंच भी पाएगा या यहीं कैद में उसकी जान चली जाएगी? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए ही लेके आया हूँ मैं आपके लिए हमारी आज की ये नई कहानी है आदि शंकरन नाम के इस फिल्मी सुपरस्टार की, जो किसी समय में फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा सितारा हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता जरूर है, और वही समय का पहिया घूम के आदि का बुरा वक्त ले आया है। एक के बाद एक आदि की फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आदि कर्जे में डूबा हुआ है। वो हर नई फिल्म इसी उम्मीद में लॉन्च करता है कि शायद ये वाली लोगों को पसंद आए और उसके कर्जे का बोझ थोड़ा कम हो। लेकिन ये कमबख्त बुरा वक्त है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन काफी हद तक अपनी इस हालत का जिम्मेवार आदि खुद ही है। इतने महंगे महंगे शौक और हमेशा नई लड़कियों में उठना बैठना आदि को यहाँ तक ले आया है। आदि की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम आयशु है। आयशु उसे दिलो जान से चाहती है और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन आयशु के प्यार में होने के बावजूद भी आदि इधर उधर मुंह मारने से नहीं चूकता। हाल फिलहाल में भाई साहब का चक्कर कार्ति नाम की एक सुपरस्टार एक्ट्रेस से चल रहा है। कार्ति शादीशुदा है और उसका पति दुबई में रहता है, जिसका फायदा उठा के आदि उसकी पीठ पीछे कार्ति से मिलने आता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आयशु को बिल्कुल आइडिया नहीं कि आदि का असली चेहरा ये है। वो तो आदि के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि आदि से अच्छा इंसान उसे और कोई दिखता ही नहीं। पर अपने इन छोटे मोटे अफेयर्स का आदि पे कोई असर नहीं। उसकी लाइफ में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हर फ्लॉप फिल्म के साथ उस पे इतना कर्जा चढ़ चुका है कि अब उसकी आखिरी उम्मीद अपनी इस नई फिल्म से है। आदि अपने प्रोड्यूसर से बात करते हुए उन्हें बताता है कि इस फिल्म का हिट होना उसकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। लेकिन उनकी इस बातचीत के बीच एक दूसरा प्रोड्यूसर वहाँ आदि से बात करने आया है। दरअसल आज से 4 साल पहले आदि इसी प्रोड्यूसर की फिल्म पे काम कर रहा था, लेकिन पैसों की कमी के चलते फिल्म की शूटिंग को आधे रास्ते में ही रोकना पड़ गया। अब ये प्रोड्यूसर साहब आदि से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस फिल्म की शूटिंग प्लीज पूरी कर लीजिए, जिससे उनके सिर पे चढ़े काफी कर्जे उतर सकते हैं। लेकिन आदि का कहना है कि 4 साल लेट होने की वजह से उस फिल्म की कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। आज के टाइम के हिसाब से वो फिल्म किसी को पसंद नहीं आने वाली, और ऊपर से मार्केट में काफी समय से मेरी कोई फिल्म हिट भी नहीं हुई, और एक और फ्लॉप फिल्म मेरा बचा खुचा करियर भी खत्म कर देगी। इसलिए मैं आपकी इस कहानी पे काम बिल्कुल नहीं कर सकता। प्रोड्यूसर आदि के आगे हाथ जोड़ जोड़ के बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन अभी आदि के दिमाग में और भी बहुत टेंशनें हैं। इसलिए आदि उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और फाइनली आदि की फिल्म रिलीज होती है और आदि फोन करके अपने मैनेजर झूमी से पूछता है कि आखिर थिएटर में लोगों को ये फिल्म कैसी लग रही है। लेकिन आदि की सारी उम्मीदों पे तब पानी फिर जाता है जब झूमी उसे बताता है कि लोगों को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हर किसी के मुंह में फिल्म को लेके गालियां ही हैं और लोग गुस्से में थिएटर हॉल छोड़ के जा रहे हैं। ये बात सुन के आदि का दिल बहुत दुखी होता है। उसकी आखिरी इकलौती फिल्म जिससे उसे थोड़ी उम्मीद थी वो भी अब फ्लॉप हो चुकी है। गम में डूबा आदि कार्ति से मिलने उसके घर पहुंचता है। कार्ति उसे हौसला देते हुए बोलती है कि तुम इस तरह हिम्मत मत हारो, समय के साथ साथ तुम्हारे पास कोई न कोई अच्छी फिल्म जरूर आएगी। तब तक तुम अपने काम पे ध्यान दे के अपनी एक्टिंग को और अच्छा कर लो। लेकिन इतने में आदि की नजर दूर एक शख्स पे पड़ती है जो चोरी चोरी उन दोनों की वीडियो बना रहा है। लेकिन जब तक आदि उस शख्स को पकड़ पाता वो अपनी बाइक पे बैठ के वहाँ से भाग जाता है। अब एक फिल्म एक्टर होने के कारण आदि के पीछे इस तरह रिपोर्टरों का लगा रहना एक आम बात है। इसलिए आदि शख्स पे इतना ध्यान नहीं देता और ये बात इग्नोर कर देता है। लेकिन अब अगले दिन आदि के घर कर्जदारों की लाइन लग जाती है। आदि के पास अभी पैसे बिल्कुल नहीं है, इसलिए पैसों के बदले में उसे अपनी सारी गाड़ियाँ देनी पड़ जाती हैं। लेकिन आदि के माँ बाप को दूसरी तरफ बिल्कुल आइडिया नहीं कि आदि किस हालत से गुजर रहा है। आदि अपनी प्रॉब्लम्स का बोझ अपने माँ बाप पे बिल्कुल नहीं डालना चाहता। उसी दिन शाम में आदि को कार्ति कॉल करती है। घबराई हुई कार्ति आदि को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के आदि के भी होश उड़ जाते हैं। आदि की लाइफ में पहले ही कोई प्रॉब्लम्स कम नहीं चल रही थी कि ये एक और प्रॉब्लम आ चुकी है। कार्ति उसे कहती है कि वो मेडिकल स्टोर से दवाई लेके तुरंत उसके घर पहुँचे। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और वो बहुत घबराई हुई है। आदि तुरंत गाड़ी लेके कार्तिक के घर के लिए निकलता है, लेकिन उसके पीछे पीछे एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है, और इस गाड़ी में वही शख्स है जो कुछ दिन पहले कार्तिक के घर पे उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। आदि को कोई आइडिया नहीं कि उसका कोई पीछा भी कर रहा है। आदि मेडिकल स्टोर पहुंच के वहां से वो दवाई लेता है, लेकिन दवाई लेके जैसे ही वो वापस कार्तिक के घर के लिए निकलने लगता है उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो शख्स अभी भी आदि पे नजर बनाए हुए है और आदि अब सड़कों पे लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है।
थोड़ी देर बाद उसे लिफ्ट मिलती है और गाड़ी चला रही औरत आदि को पहचान लेती है। वो आदि को अपना नाम शानी बताती है और कहती है कि मेरे पति आपके बहुत बड़े फैन हैं। आदि से रिक्वेस्ट करते हुए वो आदि को कहती है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर चल के मेरे पति से मिल लेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। आदि उसे मना करने की कोशिश तो करता है, लेकिन इतनी रात को अब आदि के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। उसे किसी न किसी तरह कार्तिक को वो दवाई देनी ही है जिसके लिए उसे इस लड़की की जरूरत पड़ने वाली है। आदि उसे हाँ कर देता है और उसके पति से मिलने उनके घर पहुंचता है। घर का दरवाजा तो खुला है, लेकिन शानी के पति का कहीं कोई नामो निशान नहीं। वो एक से दूसरे कमरे में अपने पति को ढूंढ रही है और वहाँ बैठा आदि परेशान हो रहा है। थोड़ी देर बाद अचानक दूसरे कमरे से शानी के चिल्लाने की आवाज आती है। आदि भागकर उस कमरे में उसे देखने के लिए पहुँचता है, लेकिन अचानक धोखे से शानी आदि को उसी कमरे में बंद कर देती है। आदि से उसका फोन छीन के उसे उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। हैरान परेशान आदि को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिशें करता है, चीखता चिल्लाता भी है, लेकिन अब नहीं लगता कि वो यहाँ से बच के निकल पाएगा। इसी बीच शानी के घर पे उसी शख्स की एंट्री होती है जो अभी तक आदि का पीछा कर रहा था। ये सेम वही शख्स है जो उस दिन कार्तिक के घर पे आदि की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था। ये आदि को अपना नाम शरद बताता है और कहता है कि जब तक हमें तुमसे पैसे नहीं मिल जाते हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते। शरद बोलता है कि तुम हमारे साथ अपनी बैंक डिटेल शेयर कर दो, हमें तुम्हारे बैंक से सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत है और जैसे ही हमें वो मिल जाएंगे उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन असलियत में आदि के अकाउंट में तो कोई पैसे ही नहीं, वो पहले ही कई कर्जों के नीचे दबा हुआ है। आदि उन्हें साफ मना करते हुए कहता है कि तुम्हें पैसे कभी नहीं मिल सकते, तुम्हें जो करना है वो करो। कुछ ही देर में यहाँ पुलिस मुझे ढूंढती हुई आ जाएगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन शरद और शानी पे आदि की इन धमकियों का कोई असर नहीं। आदि की किडनैपिंग की ये दोनों काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे। अब क्योंकि शरद एक हैकर है इसलिए आदि के फोन से उसने कई छोटे छोटे वॉइस नोट निकाल के एक पूरे मैसेज तैयार कर लिए हैं। वो आदि की माँ से लेके आदि के मैनेजर जोमी तक सबको वो नकली मैसेजेस भेज देता है जिससे किसी को शक ही नहीं होता कि आदि किसी खतरे में है। उन नकली मैसेजेस में सारे जान पहचान वालों को यही कहा जाता है कि मैं अभी किसी मुसीबत में फंसा हूँ, इसलिए मुझे निकलने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मुझे कोई भी परेशान न करे। कुछ दिन उस कमरे में बिताने के बाद अब आदि घबराने लगा है। उसे लगा था कि शायद 1-2 दिन में उसके जान पहचान वाले उसे बचा के वहाँ से ले जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आदि उस कमरे की खिड़कियों से चिल्ला चिल्ला के आसपास वाले लोगों को इत्तला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चीखों का कोई जवाब नहीं आता। एक दिन कमरे में बैठे बैठे आदि को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की हैं, जो अभी शानी और शरद के घर के अंदर आ चुका है। आदि उसकी आवाज सुन के उसे मदद के लिए बुलाता है। बंद घर में अचानक एक आवाज सुन के सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो अंदर जाके देखता है तो दरवाजे पे ताला लगा है और उसी कमरे से आवाजें आ रही हैं। दरवाजे के नीचे से आदि उसे कुछ पैसे देके दरवाजा खोलने को कहता है। उसे बताता है कि मैं फेमस एक्टर आदि शंकर हूँ और इन लोगों ने मुझे किडनैप करके रखा है। वो बुढ़ा सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा खोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन इतने में वहाँ शानी आ जाती है। उस बुढ़े को पैसे का लालच देके शानी उसका मुंह बंद करवा देती है और इस तरह आदि की वहाँ से निकलने की इकलौती उम्मीद भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आदि के फोन से शरद लगातार आदि के जान पहचान वालों से बातें कर रहा है। एक दिन आदि का मैनेजर जोमी उसके फोन पे कॉल करके शरद को एक नई बिजनेस डील के बारे में बताता है। जोमी उसे कहता है कि अगर तुम ये ऐड करने के लिए हाँ कर देते हो तो हमें 3 करोड़ मिलेंगे, जिससे तुम्हारे काफी कर्जे कम हो सकते हैं। अब इतने पैसों का नाम सुन के शरद तुरंत हाँ कर देता है और इस डील के आधे पैसे वो तुरंत जोमी से मांगता है। अब आदि के फोन से जोमी को यही बताया जाता है कि आदि के भेजे हुए 2 लोग उसके पास आएंगे जिन्हें उन्हें ये कैश दे देना है, लेकिन असलियत का पता तो जोमी को भी नहीं है कि ये 2 लोग ही उससे फोन पे बात कर रहे थे और अब यही आदि के नाम से ये पैसे ऐंठने आए हैं। उन पे बिना शक किए जोमी उन्हें वो पैसे दे देता है और ठीक उसी मौके पे आदि उस कमरे से भागने में भी सफल हो जाता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उस बिल्डिंग से निकलता है। रोड पे चलते हुए आदि अनजान लोगों से लिफ्ट मांगता है जो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर दें और इतने में वहाँ शरद की गाड़ी आ जाती है। शरद उसे अनजान आदमी बन के लिफ्ट देता है। अब क्योंकि आदि ने शरद को कभी नहीं देखा, उसने तो सिर्फ शानी को ही देखा है, इसलिए उसे बिल्कुल आइडिया नहीं कि उसे लिफ्ट देने वाला ये इंसान वही है जिसने उसे किडनैप किया था। आदि शरद से उसका फोन मांगता है और तुरंत जोमी को फोन मिलाता है। फोन पे जोमी उसे बताता है कि जिन लोगों को तुमने पैसे देने के लिए कहा था मैं उन्हें पैसे दे चुका हूँ। अब आदि का दिमाग खराब हो चुका है, उसे समझ
समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये इतनी बड़ी साजिश चल कैसे रही है। वो जोमी को तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलता है और शरद को कहता है कि वो उसे पुलिस स्टेशन ही ड्रॉप कर दे। पुलिस स्टेशन पहुंचने पे आदि जोमी और पुलिस वालों को अपनी सारी कहानी बताता है। वो पुलिस वालों को समझा रहा है कि कैसे उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया और वो 3-4 दिन से सिर्फ उसी कमरे में बंद था। पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए आदि के साथ सीधा शानी की उस बिल्डिंग में पहुंचती है, लेकिन शानी के घर पहुंचने पे शानी के घर का तो पूरा माहौल ही बदल चुका है। जिस कमरे में उन्होंने आदि को बंद करके रखा था उस कमरे का तो नामो निशान ही गायब है। पुलिस वालों के सवालों का जवाब देते हुए शानी उन्हें बताती है कि आदि आप लोगों से झूठ बोल रहा है। मेरा और आदि का अफेयर चल रहा था और ये पिछले 3 दिनों से मेरे साथ ही रुका था और मेरे जैसी न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ इसका अफेयर चलता ही रहता है। और जब मैंने इसकी उस हरकत पे सवाल उठाए तो इसने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। वो तो भला हो मेरे दोस्त शरद का, जिसने ऐन मौके पे पहुंच के मुझे इसके जाल से बचा लिया। दरअसल शरद ही वही आदमी है जो इसको यहाँ से लेके गया था और शरद ने ही मुझे बताया है कि थोड़ी देर पहले उसने आदि को पुलिस स्टेशन में ड्रॉप किया है। शानी की ये बातें सुन के आदि पागल हो चुका है। आदि को फंसाने के लिए इतना फुल प्रूफ प्लान बना है कि आदि अपनी बेगुनाही साबित ही नहीं कर पा रहा। सबूत के तौर पे शानी आदि के फोन से वो नकली चैट्स भी दिखाती है जो शरद ने बनाई थी और पुलिस के पास भी आदि के खिलाफ ही सारे सबूत हैं। शानी की बेगुनाही साबित हो चुकी है और पुलिस अब चाह के भी शानी का कुछ नहीं कर सकती और बाकी का बचा खुचा काम उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड कर देता है। अब उसने आदि को उसके घर पे किडनैप हुआ देखा तो था, लेकिन अब पैसों के चक्कर में उसका भी मुंह बंद है और वो आदि के खिलाफ गवाही दे देता है। अब निराश आदि अपने 1.5 करोड़ भी गवा चुका है और साथ ही साथ उसकी इज्जत भी गई। घर लौटने के बाद भी आदि के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इन दोनों ने उसके साथ इतना बुरा किया क्यों। थोड़ी जांच पड़ताल करने पे आदि को पता चलता है कि शानी के घर की नीलामी होने वाली है और उसी घर को नीलामी से बचाने के लिए उसे इन 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत थी। अगली सुबह आदि की माँ उससे मिलने आदि के घर आती हैं। दरवाजा खोलने पे वो देखती हैं कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और आदि का घर पे कोई पता नहीं। पुलिस को इत्तला की जाती है और पुलिस की एक टीम घर पे जांच पड़ताल के लिए आती है। शानी और शरद सीधा शक के घेरे में आ चुके हैं। उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी बुलाया जाता है, पर अभी भी कोई पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है। वही बैंक वाले शानी के घर पहुँच के नीलामी की सारी तैयारियां कर रहे हैं। शानी उन्हें कहती है कि कल तक आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बैंक वालों को शानी पे बिल्कुल भरोसा नहीं और वो अपनी तैयारियां शुरू करते हैं। अचानक घर के पिछले हिस्से में पहुंच के बैंक वालों को उनके स्टोर रूम में एक शख्स बंद हुआ दिखाई देता है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आदि ही है। बैंक वाले तुरंत आदि को बचा के पुलिस को खबर पहुंचाते हैं। अब शानी का यहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। पुलिस मौके पे पहुंच के आदि का हालचाल पूछती है। पूछताछ के दौरान आदि उन्हें बताता है कि मैं शानी से बहुत प्यार करता हूँ और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा काफी समय से अफेयर चल रहा था और पिछली रात शानी मेरे घर पे कुछ पैसे मांगने आई थी क्योंकि उसके घर की नीलामी हो रही है और घर को नीलामी से बचाने के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। इतने में शरद वहाँ पैसों से भरा बैग लेके पहुँचता है। उस बैग में 1.5 करोड़ रुपए थे और शरद चाहता था कि इतने बड़े ब्लैक मनी को मैं वाइट करके उनके अकाउंट में जमा करवा दूं। लेकिन जब मैंने इसके लिए मना करके पुलिस को इत्तला करने की कोशिश की तो इन दोनों ने मुझ पे हमला कर लिया और मुझे अपने स्टोर रूम में बंद करके रख दिया। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर आदि की ये चाल समझ चुके हैं। शानी और शरद के साथ आदि उन्हीं के तरीके से खेल रहा है क्योंकि आदि को पता था कि वो अपने 1.5 करोड़ उनसे ऐसे वापस नहीं ले पाएगा, क्योंकि इतने बड़े कैश की पुलिस कंप्लेन लिखवाने के बाद उसे सरकार को भी बहुत सारे जवाब देने पड़ जाएंगे। इसलिए वो अपनी किडनैपिंग का ड्रामा करते हुए खुद ही शानी के घर में आके बंद हो जाता है, जिसके झूठे इल्जाम में वो शानी और शरद को फंसा चुका है और पुलिस को अब पता है कि शानी के घर पे 1.5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। तो आदि ने अपना दिमाग लगा के शरद और शानी को उन्हीं के अंदाज में चकमा दे दिया। लेकिन इसी बीच जोमी वहाँ आदि के कान में कुछ कहता है। आदि तुरंत भागता हुआ शानी के घर के अंदर जाता है और वहाँ उसे बेड पे लेटे हुए एक जाने पहचाने आदमी दिखाई देते हैं। ये शख्स वही प्रोड्यूसर था जो काफी समय से आदि से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसकी अधूरी फिल्म पे काम करके वो फिल्म पूरी कर ले। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस शख्स का शानी के घर पे क्या काम, तो दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शानी के पिता ही हैं। अब आदि के सामने ये सारी कहानी क्लियर हो गई है। आदि के द्वारा फिल्म पे ना काम करने की वजह से ये प्रोड्यूसर काफी कर्जे में डूब गए थे, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर गिरवी
रखना पड़ गया। अब ये लोन वापस ना करने की वजह से बैंक वाले इनका ये घर नीलाम करना चाहते थे, लेकिन शानी के पास एक और आइडिया था। जिस आदि की वजह से उसके पिता की ये हालत हुई, शानी ने डिसाइड किया था कि शरद से मिलके उसी आदि से वो पैसे निकलवाएगी और अपना घर बचाएगी। प्रोड्यूसर की इतनी बुरी हालत देख के आदि को भी बहुत बुरा लगता है। जाने अनजाने में उससे जो गलती हुई उसकी एक परिवार ने कितनी बड़ी सजा भुगती है। अब इस घटना के कुछ समय बाद आदि अपनी गलती का पश्चाताप करता है। वो शानी और शरद पे लगे सारे पुलिस केसेस हटवा के उन्हें अपने घर बुलाता है। उनकी मदद करने के लिए उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं और आदि उनसे वादा करता है कि उनके पिता की अगली फिल्म में वो बिल्कुल मुफ्त काम करेगा। आदि का इतना बड़ा दिल देख के शानी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि आदि कभी उन्हें इस तरह भी ट्रीट करेगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो आपको पता है आपको लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आई है और ऐसी कहानियां आपको और भी देखनी है तो आपको चैनल सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा यार। तो चलो अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।